चलिए देखेंगे क्या क्या संभावना है बदलाव की। अभी का स्ट्रक्चर तो पता होगा आप लोग को, अभी वर्तमान का स्ट्रक्चर क्या है ये तो पता होगा। अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा का वर्तमान का स्ट्रक्चर क्या है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंकों के होंगे। देखिए वर्तमान का स्ट्रक्चर क्या, एक बार देखिए उसमें क्या क्या बदलाव की संभावना है, क्योंकि व्यापम की परीक्षा में बदलाव होगा ऐसा बोला जा रहा है। तो बदलाव क्या हो सकता है, किस प्रकार की संभावना है, सारी बातें समझते हैं एक बार। देखिए ध्यान दीजिएगा एक बार, चलिए ध्यान देंगे यहां पर वर्तमान का जो अभी स्ट्रक्चर है पहले उसको देखते हैं। तो वर्तमान का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा, वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों की बात करूंगा। अच्छा कितने लोग वर्ग 3 वाले हैं यहाँ पे, केवल वर्ग 3 देंगे, जो केवल वर्ग 3, आप दोनों वर्ग 3 वाले केवल जो वर्ग 3 देंगे, और वर्ग 2 वाले बाकी लोग हैं। ऐसा भी कोई है जो दोनों देगा, वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों देंगे आप लोग, ठीक। अच्छा वर्ग 2 में गणित और विज्ञान वाले कितने लोग हैं, गणित और विज्ञान वाले, और एसएसटी वाले, ठीक। ऑनलाइन में आप लोग में वर्ग 3 वाले कौन है, केवल जो वर्ग 3 देंगे, केवल वर्ग 3 जो देंगे, वर्ग 3, ठीक। चलिए समझते हैं एक बार, ध्यान दीजिए। पहले वर्ग 3 की बात कर रहा हूं मैं, तो वर्ग 3 का स्ट्रक्चर कैसा देखिए एक बार। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वर्ग 3 हो चाहे वर्ग 2 हो, वर्तमान में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, 150 प्रश्न पूछा जाएगा। ये भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूं, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब कुल 150 अंकों का पेपर होगा। सही उत्तर अगर आप टिक करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, सही उत्तर पे 1 नंबर मिलेगा। और अगर आप गलत उत्तर टिक कर रहे हैं तो आपका 0.25 माइनस होगा। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपका 0.25 माइनस हो जाएगा। समय आपके पास होगा 3 घंटे का, तो समय आपके पास होगा 3 घंटे का। स्ट्रक्चर की बात करूं अगर मैं, तो 150 प्रश्न वर्तमान में जो स्ट्रक्चर है 2019 में और 2023 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ है उसकी बात मैं कर रहा हूं। 2019 में और 2023 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था उसकी अगर मैं बात करूं तो 150 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था, मतलब 150 अंकों का पेपर था। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिल रहा था, और गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 माइनस हो रहा था। 1/4 माइनस मार्किंग है, तो सही उत्तर के लिए जितना मिलता है उसका 1/4 करेंगे तो आपको 0.25 मिलेगा। तो सही उत्तर टिक करने पर 1 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर टिक करने पर 0.25 माइनस हो जाएगा। 3 घंटे का समय था। स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर ये था 150 प्रश्नों का। लेकिन अभी जो संभावना व्यापम ने क्रिएट कर दी है पिछले 1 साल में, यहां से समझ में ये आ रहा है कि अब जो भर्ती परीक्षाएं होंगी वो 100 प्रश्नों की होंगी। भर्ती परीक्षाएं व्यापम द्वारा जो भी ली जाएंगी 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। पिछले 1 साल में व्यापम ने जितनी भर्ती परीक्षाएं ली हैं, जितनी भर्ती परीक्षाएं आप देखे होंगे, 10 जून 2023 को पिछले साल शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था। पिछले साल अगर मैं 10 जून 2023 की बात करूं तो ये डेट आप लोग को याद होगी, 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। इसके बाद से जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, ध्यान रखिएगा भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूं, पात्रता परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। इसके बाद जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं वो सारी भर्ती परीक्षाओं में आपको 100 प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब टोटल 100 अंकों का पेपर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि आपको आने वाले समय में शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी कुल 100 प्रश्न दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि व्यापम ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि भर्ती परीक्षाओं में 100 प्रश्न ही देगा वो। ऐसी संभावना बताई जा रही है कि आने वाले समय में आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर होगा उसमें भी आपको 100 प्रश्न ही दिखाई देंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर टिक करने पे आपका 0.25 माइनस हो जाएगा। समय 2 घंटे कर देगा, यहाँ पर समय यहाँ पर 2 घंटे कर देगा। तो व्यापम ने एक पैटर्न ही सेट कर दिया है।
10 जून 2023 के बाद से जितनी भर्ती परीक्षाएं, महिला पर्यवेक्षक हुई थी उसके बाद, आप लोग को याद होगा, दिए होंगे तो महिला पर्यवेक्षक 100 प्रश्न पूछे गए थे। अपेक्स बैंक का दिए होंगे आप लोग, सहकारिता वाला पेपर दिए होंगे, 100 प्रश्न पूछे गए थे। अभी जो कृषि मंडी का पेपर हुआ था देखे होंगे, जो कनिष्ठ सचिव वगैरह का पेपर हुआ था कृषि मंडी का, उसमें भी 100 प्रश्न पूछे गए थे। जितने भी पेपर हुए हैं व्यापम के, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, एंट्रेंस एग्जाम और पात्रता परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं। जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं 10 जून 2023 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो हुआ था, उसके बाद से जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, सारी भर्ती परीक्षाएं 100 प्रश्नों की हुई हैं। तो ऐसा पूरा का पूरा ये संभावना बताया जा रहा है। जो विशेषज्ञ हैं, जो व्यापम के लोग हैं, जिनसे हमारा कांटेक्ट है, उनका यही कहना है कि आगे चल के भर्ती परीक्षाएं जितनी आपको दिखाई देंगी, वो सारी की सारी भर्ती परीक्षाएं 100 प्रश्नों की दिखाई देंगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हॉस्टल वार्डन का पेपर। सबसे बड़ा जो उदाहरण है, यहां से आप और संभावना को मजबूत कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का पेपर, अगर आप इसका सिलेबस को देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। 2014 की अगर बात करूं मैं, 2014 में हॉस्टल वार्डन का जो पेपर हुआ था, यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे गए थे, 150 अंकों के। 2016 में फिर से हॉस्टल वार्डन हुआ, यहाँ पर भी 150 प्रश्न पूछे गए थे, 150 अंकों के। तो 2014 और 2016 में जो छात्रावास अधीक्षक का पेपर हुआ था हॉस्टल वार्डन का, 150 प्रश्न पूछे गए थे 150 अंकों के। लेकिन 2024 में जो नया विज्ञापन जारी किया गया है 300 पदों के लिए, ये देखे होंगे आप, 300 पदों के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, अभी 1-2 महीने पहले जो विज्ञापन जारी हुआ है, यहां पर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, नया स्ट्रक्चर आ गया है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के, ये नया स्ट्रक्चर आ गया है। तो हॉस्टल वार्डन का जो नया स्ट्रक्चर है, उसके आधार पे आप अपनी संभावना को और मजबूत कर सकते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आगे चल के आपको 100 प्रश्नों की दिखाई दे सकती है। इसकी प्रबल संभावना है कि 100 प्रश्नों का ही शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा, चाहे मैं वर्ग 3 की बात करूं, चाहे मैं वर्ग 2 की बात करूं, चाहे मैं व्याख्याता की बात करूं, 100 प्रश्नों का ही भर्ती परीक्षा होगा। ये आपकी संभावनाओं को एकदम प्रबल कर देगा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन 2014-2016 150 प्रश्नों का हुआ था, लेकिन 2024 में जो नया विज्ञापन जारी किया गया है 300 पदों के लिए, वहां पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, सिलेबस में बदलाव किया है, यहां पर 100 प्रश्न बोल दिया है 100 अंकों के होंगे। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी ऐसा कुछ दिख सकता है आपको। फिलहाल आप अभी जिस पे काम करेंगे वो आपका वर्तमान का जो पैटर्न है उस पे काम करेंगे। देखिए, सिलेबस में बदलाव बहुत ज्यादा नहीं होगा, बस उसमें होगा क्या, सिलेबस में बदलाव ना करके वो क्या करेगा, किसी का वेटेज को बढ़ा देगा, किसी का वेटेज को कम करेगा। सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि मैथ्स को हटा दिया या सीडीपी को हटा दिया कि हिंदी को हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं करेगा, बस वेटेज को कम ज्यादा कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझना, 2014-2016 में अगर मैं बात करूं, 150 प्रश्नों का हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था, तो यहां पर क्या किया था, यहां पर बात करूं या यहां पर बात करूं, कंप्यूटर 50 नंबर का पूछा गया था 2014 में, 2016 में 150 में से कंप्यूटर आया था 50 नंबर का। लेकिन नया स्ट्रक्चर जो बना, यहां पर कंप्यूटर को 30 प्रश्न कर दिया है। ये देखिए, विषय है, वेटेज को कम कर दिया। 100 प्रश्न का अगर नया स्ट्रक्चर जारी हो गया है, तो फिर कहीं ना कहीं वेटेज को थोड़ा सा 100 प्रश्नों के हिसाब से करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर 150 में 50 प्रश्न पूछे जा रहे थे, अब 100 में 30 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। जैसे बात करूं मैं यहां पे, एक थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात गणित को लेकर थी। गणित के 20 प्रश्न पूछे गए थे, यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि गणित के 25 प्रश्न कर दिए गए हैं। ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली, थोड़ा सा शॉकिंग था ये, कि आप ओवरऑल नंबर को कम कर रहे हैं और गणित विषय के वेटेज को बढ़ा रहे हैं। ये थोड़ा सा शॉकिंग था। आप 150 में 20 नंबर का गणित पूछ रहे थे और 100 में 25 नंबर का गणित पूछ रहे हो। और सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में एक चैप्टर कम कर दिया है बढ़ाने की जगह। एकदम छोटा सा सिलेबस है, उसमें भी अनुपात और समानुपात को यहां पे था, यहां से हटा दिया है। तो थोड़ा सा शॉकिंग ये था कि गणित के वेटेज को बढ़ा दिया था। बाकी विषय सब वही हैं। जैसे यहां पर छत्तीसगढ़ 20 नंबर का था, यहां पर छत्तीसगढ़ को 5 नंबर का कर दिया, ये भी थोड़ा शॉकिंग था, बहुत कम कर दिया छत्तीसगढ़ को। जैसे यहां पर हिंदी 10 नंबर का था, अंग्रेजी 10 नंबर का था, यहां पर हिंदी 5 नंबर का, अंग्रेजी 5 नंबर का। तो सिलेबस वही रहेगा, बस उनके जो अंकों का वितरण था वो कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलेगा।
तो सिलेबस तो वही रहेगा, बस अब उसको 100 प्रश्न के हिसाब से कहीं ना कहीं मैनेज करेगा वो। सिलेबस वही रहेगा जो वर्तमान में है, बस 100 प्रश्न के हिसाब से किसके वेटेज को बहुत कम कर रहा है, किसके वेटेज को उतना ही रख रहा है, ये थोड़ा देखने वाला बात होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, गणित के वेटेज को व्यापम कम नहीं करने वाला, ये हॉस्टल वार्डन के सिलेबस से व्यापम ने दर्शा दिया है कि गणित को रखेगा ही वो, कम करने की बजाय हॉस्टल वार्डन में गणित के वेटेज को बढ़ा दिया गया। यहाँ पे 20 प्रश्न पूछ रहा था, यहाँ पे 25 प्रश्न पूछ लिया, तो ये ध्यान रखिएगा गणित के वेटेज को व्यापम वैसा ही रखेगा, कम वगैरह गणित नहीं करने वाला। जैसे हिंदी का बड़ा वेटेज है, हिंदी को कम कर सकता है, अंग्रेजी का बड़ा वेटेज है अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, अंग्रेजी को कम कर सकता है। सीडीपी और गणित वगैरह में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा आपको, सीडीपी विषय और गणित विषय में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलने वाला। तो विषय वही रहेंगे, अब 100 प्रश्नों के हिसाब से कैसे सेट कर रहा है वो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात होगी, देखने वाली बात होगी। तो जब विज्ञापन जारी होगा, स्ट्रक्चर जारी करेगा, सिलेबस जारी करेगा, तब व्यापम बताएगा कि क्या कर रहा है वो। लेकिन इसकी प्रबल संभावना है, मान के चलिएगा 100 प्रश्न ही दिखाई देंगे आपको, 2 घंटे में 100 प्रश्न करने होंगे। अभी जो स्ट्रक्चर है वो ये है, 3 घंटा 150 प्रश्न। तो सिलेबस अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि सिलेबस में परिवर्तन नहीं होगा, उसके जो अंकों का वितरण है उसमें परिवर्तन होगा। सिलेबस जो अभी है वही सिलेबस पूरा का पूरा रहने वाला है। ये बात समझ आई। हॉस्टल वार्डन में आपने देखा होगा, फॉर्म भी लगभग आप लोग भरे ही होंगे, तो आपने देखा होगा कि परिवर्तन हुआ है 2024 में। 2014-2016 में 150 प्रश्नों का था, अभी 100 प्रश्नों का हो गया है। तो इसकी प्रबल संभावना है, ध्यान रखिएगा। तो अभी अपन जिस पे बात करेंगे वो करंट में जो शिक्षक भर्ती का सिलेबस है, मतलब 2019 और 2023 वाला, उसी पे बात करेंगे। देख सकते हैं, सबसे पहले वर्ग 3 की बात करता हूं मैं। वर्ग 3 सहायक शिक्षक की बात कर रहा हूं मैं। तो वर्ग 3 की बात कर रहा हूं सबसे पहले। ये देख सकते हैं 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंकों के, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 माइनस हो जाएगा। 3 घंटे का समय होता है। अब देखिए 150 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न आएंगे। सबसे पहला सेक्शन सीडीपी का है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, बड़ा वेटेज का विषय है सीडीपी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। 30 प्रश्न है 30 अंकों के। सामान्य हिंदी के देख सकते हैं 25 प्रश्न है 25 अंकों के। सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न है 25 अंकों के। गणित है 30 प्रश्न 30 अंक का। पर्यावरण अध्ययन है 20 प्रश्न 20 अंक का। कंप्यूटर है 10 प्रश्न 10 अंक का। और सामान्य ज्ञान है 10 प्रश्न 10 अंक का। सामान्य ज्ञान में बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे भारत का पूरा सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूरा आ जाएगा। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति साहित्य दर्शन, सब कुछ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ का भी सामान्य ज्ञान इसमें शामिल हो जाएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी इसी में शामिल हो जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान दिखने को केवल 10 प्रश्न 10 अंक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। बड़े वेटेज वाले विषय जो हैं आप देख सकते हैं, सीडीपी का बड़ा वेटेज है, हिंदी का भी बड़ा वेटेज है, अंग्रेजी का बड़ा वेटेज है, गणित का बड़ा वेटेज है, पर्यावरण का बड़ा वेटेज है। 130 नंबर तो यही कवर कर रहे हैं। 130 नंबर यही 5 विषय कवर कर दे रहे हैं आपके। 130 नंबर वर्ग 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है अभी वर्तमान का, इसको ध्यान रखिएगा। अगर 100 प्रश्न किया तो क्या क्या करने वाला है वो इंटरेस्टिंग बात होगी, किसको कितना कर रहा है वो देखने वाली बात होगी। तो वर्ग 3 का अगर सिलेबस देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर ये है। कौन कौन से विषय आप देख सकते हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जिसको सीडीपी बोलते हैं, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, गणित है, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन है, कंप्यूटर है और सामान्य ज्ञान है। एक ब्रीफ मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं। वर्ग 2 की बात करेंगे, मैं गणित विषय पे बात करूंगा, आऊंगा इस पे अभी मैं। अगर वर्ग 2 की बात करेंगे, ये देखिए वर्ग 2 की अगर मैं बात करूं, शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना, वर्ग 2 शिक्षक के लिए बात करूंगा मैं। तो वर्तमान में स्ट्रक्चर देखेंगे तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंकों के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, 3 घंटे का समय रहेगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.25 माइनस होगा। पहला सीडीपी वही 30 प्रश्न 30 अंक का। दूसरा सामान्य हिंदी 25 प्रश्न 25 अंक का। सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न 25 अंक का। गणित और विज्ञान मिला करके, यहां पर चेंज आया, गणित और विज्ञान मिला करके 30 प्रश्न पूछेगा, जिसमें गणित के 15 प्रश्न होंगे और विज्ञान के 15 प्रश्न होंगे।
उसके बाद यहाँ पे चेंज आया, सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न है, 20 अंक के, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न और सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न। तो यहां पर सामाजिक अध्ययन का वेटेज बढ़ा है, विज्ञान का वेटेज यहाँ पे बढ़ा है, गणित के वेटेज को थोड़ा सा कम किया है। अब एक संभावना और है सिलेबस में बदलाव की, उसको भी ध्यान से समझेंगे। एक संभावना और क्या है सिलेबस में बदलाव की? वो संभावना ये है कि अगर विषयवार भर्ती हुआ, विषयवार भर्ती हुआ तो मैथ्स और साइंस वाले जो हैं और एसएसटी वाले जो हैं, इनको टेट के जैसा अटेम्प्ट मिल सकता है, टेट के जैसा। जैसा टेट में भी आपको चॉइस करने का फ्रीडम है, अगर आप मैथ्स और साइंस वाले हैं तो मैथ्स और साइंस को चॉइस करेंगे, अगर आप एसएसटी वाले हैं तो एसएसटी वाले सेक्शन को चूज करेंगे, वैसा कुछ फ्रीडम आपको मिलेगा। फिर अगर विषयवार भर्ती हुआ, सिलेबस में बदलाव हुआ तब 19 और 23 में सबके लिए कंपलसरी था ये, मतलब गणित और विज्ञान वाले भी सामाजिक अध्ययन सामान्य ज्ञान को देंगे और एसएसटी वाले भी गणित और विज्ञान देंगे। मतलब ये 2019 और 2023 में कंपलसरी था, इसमें कोई चॉइस नहीं था। आप गणित और विज्ञान वाले हो, एसएसटी वाले हो, कोई चॉइस नहीं था, ये सारे सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने कंपलसरी थे। देखो वर्ग 3 की बात करूं अगर मैं, तो वर्ग 3 में तो चॉइस मिलेगा नहीं आपको, विषयवार भर्ती हो या ना हो इसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगा आपको। आप एसएसटी वाले हो, आप मैथ्स और साइंस वाले हो, इसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगा, सबके लिए सेम पेपर रहेगा। चॉइस वाली बात अगर मैं करूं, विषयवार भर्ती हुआ तो चॉइस वाली बात अगर मैं करूं तो यहां पर थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है, वो क्या करेगा, सीडीपी को, हिंदी को, इंग्लिश को और कंप्यूटर को ये कंपलसरी कर देगा, ये 4 सेक्शन कंपलसरी कर देगा। गणित और विज्ञान का एक सेक्शन बनाएगा जो कि गणित और विज्ञान वालों के लिए रहेगा, और एसएसटी का एक सेक्शन बनाएगा जो कि एसएसटी वालों के लिए रहेगा। गणित और विज्ञान वाले गणित और विज्ञान को उठाइए, एसएसटी वाले एसएसटी को उठाइए, ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है अगर विषयवार भर्ती हुआ और उसने अगर इस प्रकार से भर्ती किया तो। 19 और 23 में नहीं हुआ था, 19 और 23 में कॉमन भर्ती हुआ था, 19 में तो विषयवार भर्ती हुआ था, लेकिन 19 में तो ऐसा बोल रहे थे कि एसएसटी वाले का पोस्ट ही नहीं था शायद, 19 में ऐसा कुछ हुआ था, नहीं था ना, 19 में एसएसटी वाले का एक भी पोस्ट शायद नहीं था, इसीलिए कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। 19 में विषयवार भर्ती किया था लेकिन एसएसटी वाले का कोई पोस्ट नहीं था उसमें। 23 में कॉमन भर्ती किया था, 23 में कॉमन भर्ती क्या किया था, आप जिस भी विषय के हो आपको पेपर देना है और भर्ती करेगा, मतलब एसएसटी वाला गणित और विज्ञान भी पढ़ा रहा था, गणित और विज्ञान वाला एसएसटी भी पढ़ा रहा है। 23 में ऐसा हुआ है, 23 में। लेकिन इस बार ऐसी मांग उठी थी शुरू से ही कि विषयवार भर्ती हो ताकि एक प्रॉपर तरीके से स्कूल चल पाए, इसीलिए अगर विषयवार भर्ती किया, और इस बार तो पोस्ट भी एसएसटी वालों के लिए भी पोस्ट खाली है और मैथ्स और साइंस वालों के लिए भी कहीं ना कहीं पद खाली हैं, तो हो सकता है इस बार आपको वर्ग 2 में बदलाव देखने को मिल जाए। 2 बदलाव हो सकते हैं, या तो एक 100 प्रश्न वाला बदलाव जिसकी प्रबल संभावना है, और दूसरा बदलाव टेट के जैसा पेपर आपको मिल सकता है, मैथ्स और साइंस वालों के लिए अलग सेक्शन और एसएसटी वालों के लिए अलग सेक्शन। अब अगर ऐसा हुआ तो मैथ्स और साइंस का वेटेज मैथ्स और साइंस वालों के लिए बढ़ जाएगा, एसएसटी का वेटेज एसएसटी वालों के लिए बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। फिर जैसे अभी देखेंगे तो टेट में 60 प्रश्न है मैथ्स और साइंस के, और 60 प्रश्न है एसएसटी के, तो एसएसटी वालों के लिए एसएसटी का वेटेज बड़ा है, मैथ्स और साइंस वालों के लिए मैथ्स और साइंस का वेटेज बड़ा है। तो चेंजेस की संभावना तो बहुत कुछ है, चेंजेस की संभावना तो बहुत कुछ है। अब अभी कैसे तैयारी स्टार्ट की जाए, क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा ये तो किसी को नहीं पता है, एक संभावना ही लगाई जा रही है, और ये संभावना भी मैं बहुत एनालिसिस करने के बाद ही आपको समझा पा रहा हूं। हम हॉस्टल वार्डन में बोल रहे थे कि संभावना है कि 100 प्रश्न आ जाएगा, और मैंने ये भी बच्चों को कहा था कि अगर हॉस्टल वार्डन में 100 प्रश्न का पैटर्न तैयार हुआ तो आगे चल के सारी भर्ती परीक्षाओं में 100 प्रश्न ही आएगा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में 2014-2016 में 150 प्रश्न थे। अगर अभी 100 प्रश्न हुआ तो आगे चल के शिक्षक भर्ती परीक्षा, आरआई, पटवारी, ये सब आपको 100-100 प्रश्नों के दिखाई देंगे। आरआई पटवारी भी वर्तमान में 150 प्रश्नों का पैटर्न है, नया पैटर्न जारी हुआ तो 100 प्रश्न का हो जाएगा वो भी। तो अब कैसे तैयारी करनी है वो एक बार सोचिए समझिए। वर्ग 3 वालों को टेंशन नहीं रहता है, वर्ग 3 वालों के लिए सब कंपलसरी रहेगा, चाहे वो मैथ्स वाला हो चाहे वो एसएसटी वाला हो, सब कंपलसरी रहेगा। 100 प्रश्नों का अगर आया स्ट्रक्चर, उसमें भी जो जो रहेगा यही सब रहेगा रहने को, तो सब कंपलसरी रहेगा। वर्ग 3 वालों का सब कंपलसरी रहेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है।
वर्ग 2 में चॉइस आ जाएगा, अगर आया तो। 19 और 23 में कोई चॉइस नहीं था, इस बार चॉइस अगर आया तो ऐसा चॉइस आएगा। गणित और विज्ञान वाले उठाइए, एसएसटी वाला एसएसटी उठाएगा, ऐसा आ सकता है। लेकिन अभी जो तैयारी करनी है आपको, अभी आप सब विषय को लेके तैयार करिए अपने आप को। अभी सारे विषय को लेके तैयार करिए, क्योंकि भरोसा नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी सारे विषयों को लेके, यहां देखिए ना, यहाँ पे देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक सिलेबस था, क्योंकि आप देखा जाए, अगर मेरा खुद का अगर मैं अपना सजेशन दूं तो कोई दिक्कत नहीं था सिलेबस में। एसएसटी वाले को भी गणित और विज्ञान के कितने प्रश्न मिल रहे हैं? 30। और गणित और विज्ञान वाले को भी तो एसएसटी के कितने प्रश्न मिल रहे हैं? 30 प्रश्न मिल रहे हैं। ये भी तो जीएस एसएसटी ही का भाग है, इसमें कोई समस्या नहीं थी। गणित और विज्ञान वाले को भी एसएसटी के 30 प्रश्न मिल रहे हैं, एसएसटी वाले को भी गणित और विज्ञान के 30 प्रश्न मिल रहे हैं। और देखा जाए तो 10th तक का सिलेबस है। हॉस्टल वार्डन में भी तो गणित है, हॉस्टल वार्डन में भी तो एसएसटी है, जबकि हॉस्टल वार्डन में तो योग्यता 12वीं पास है। तो जब आप हॉस्टल वार्डन में एसएसटी को रख रहे हो, गणित को रख रहे हो, तो फिर यहां पर भी दोनों को रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस 10th का है, 9th का है। ऐसा होता कि सिलेबस 11th 12th का है, तो अब तो गणित थोड़ी सी समस्या पैदा कर देता है एसएसटी वालों के लिए। लेकिन अगर सिलेबस 9-10 तक का है, 9-10 तक तो सभी लोग गणित और विज्ञान पढ़े ही हैं, एसएसटी पढ़े ही हैं। तो फिर ये एक कॉमन सिलेबस सभी के लिए रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। भर्ती परीक्षाओं में कॉमन सिलेबस सभी के लिए रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रखेगा, चॉइस वाला पोर्शन रखेगा वो। तो वर्तमान में जो पैटर्न है अभी उसी के हिसाब से तैयारी करिए, सारे विषयों को लेकर चलिए, क्योंकि बीच में कुछ विशेषज्ञों का ऐसा भी कहना था कि चॉइस नहीं रखेगा, एक कॉमन सिलेबस सबके लिए रखेगा, क्योंकि 9-10 तक का सिलेबस है और सभी बच्चे 9th और 10th तो पढ़े ही हैं। तो 9-10 तक का सिलेबस है, तो सारे बच्चे 9-10 पढ़े हैं, हर विषय को पढ़े हैं। दूसरी भर्ती परीक्षाओं में अगर हर विषय कॉमन है तो यहां पर भी कॉमन रहे। तो कुछ विशेषज्ञों का बीच में ऐसा भी कहना था कि व्यापम द्वारा, जब बीच में शिक्षक भर्ती परीक्षा एकदम ऐसा हो गया था कि आने ही वाला है विज्ञापन, अभी जो मार्च में हुआ था, फरवरी में हुआ था कि आने ही वाला है, बस 10 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा। उस समय कुछ विशेषज्ञों का यही कहना था कि कॉमन सिलेबस ही देखने को मिलेगा सभी के लिए। तो अभी सभी विषयों को लेकर चलिए आप। मैं आप लोग को गणित विषय पढ़ाऊंगा, गणित विषय का सिलेबस एक बार दिखाता हूं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बात करेंगे। फिर तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है, और जो होगा सबके लिए होगा, किसी एक बच्चे के लिए तो होगा नहीं वो। चलिए गणित विषय की बात करते हैं। गणित विषय में क्या क्या है देखते हैं। पहले वर्ग 3 की बात करते हैं। तो वर्ग 3 में बड़ा वेटेज है, देख सकते हैं 30 प्रश्नों का वेटेज है। वर्ग 3 में क्या क्या है सिलेबस में? वर्ग 2 में तो बहुत बड़ा सिलेबस है। वर्ग 2 का सिलेबस मतलब सीजीपीएससी प्री और मेंस का सिलेबस को मिला दीजिए। सीजीपीएससी का जो राज्य सेवा परीक्षा होता है, अभी जो चल रहा है मेंस का एग्जाम, स्टेट सर्विस एग्जाम, उसका प्री और मेंस का सिलेबस को मिला दीजिए, मैथ्स का उतना सिलेबस है वर्ग 2 का। वर्ग 2 का सिलेबस बताऊंगा अभी। वर्ग 3 का सिलेबस को देखिए एक बार। वर्ग 3 के सिलेबस में सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? गणित का शिक्षण शास्त्र है, गणित का पेडागोजी है ये, इसको गणित का शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। इसमें क्या पढ़ना है? गणित की अलग अलग विधियां पढ़नी है आपको, आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, ये सब प्रयोगात्मक विधि, ये सारी विधियां पढ़ेंगे आप इसमें। मूर्त अवधारणा क्या है, अमूर्त अवधारणा क्या है, अलग अलग मॉडल्स पढ़ेंगे आप इसमें, जैसे बैंकिंग मॉडल क्या होता है, प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है, रचनात्मक मॉडल क्या होता है। अभी आपने टेट का एग्जाम दिया होगा, वही सब पूछा है इसमें। आगमन को पूछा था, निगमन को पूछा था, मूर्त अमूर्त को पूछा था, बैंकिंग मॉडल को लेकर प्रश्न आया था, प्रोग्रामिंग मॉडल को लेकर प्रश्न आया था, रचनात्मक मॉडल को लेकर प्रश्न आया था। तो वही सब चीजें आप इसमें देखेंगे। तो ये दोनों इकाई जो है ये गणित का पेडागोजी है, गणित का शिक्षण शास्त्र एकदम आसान है। और सबसे आसान बात तो ये है, जो गणित का पेडागोजी आप पढ़ेंगे वही कहीं ना कहीं गणित की जो विधियां पढ़ते हैं, आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, प्रयोगात्मक, यही विधियां तो आप हिंदी के पेडागोजी में पढ़ेंगे, यही विधियां अंग्रेजी के पेडागोजी में पढ़ेंगे, और यही विधियां कहीं ना कहीं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में पढ़ेंगे आप। तो सब एक ही है, बस गणित में गणित के एग्जाम्पल्स देखेंगे आप, हिंदी में हिंदी के एग्जाम्पल्स, अंग्रेजी में अंग्रेजी के एग्जाम्पल्स। बहुत आसान है, थोड़े व्यवहारिक एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अलग अलग मॉडल्स, ये देखिए सीखने के अलग अलग मॉडल होते हैं, कैसे सीखेंगे गणित को। तो बैंकिंग मॉडल रट के सीखना होता है जिसको,
प्रोग्रामिंग मॉडल होता है, चरण दर चरण सीखेंगे आप इसमें। और एक होता है आपका रचनात्मक मॉडल। ये देखिए, रचनात्मक मॉडल का मतलब क्या होता है? समझ से, अनुभव से सीखना आपने। तो सीखने के अलग अलग मॉडल। आप गणित को कैसे सीखते हैं? रट के सीखते हैं कि चरण दर चरण ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं? जैसे आपको मैं जोड़ना सिखाऊंगा, ये देखिए, आपको मैं अगर जोड़ना सिखाऊं इस प्रकार से, अगर मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूं, तो जोड़ने में मैं आपको क्या बोल रहा हूं? पहले इकाई के अंकों को जोड़ना होता है। और सारे बच्चे क्या करेंगे? इकाई के अंकों को ही जोड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि इधर से जोड़ेगा कोई बच्चा, सारे बच्चे इधर से जोड़ेंगे। पहले इकाई के अंकों को जोड़िए, उसके बाद दहाई के अंकों को जोड़िए, उसके बाद सैकड़ा के अंकों को जोड़िए। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये चरण दर चरण सीख रहे हैं आप, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। इसी सीखने के तरीके को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग मॉडल बोलते हैं। कोई एक ऐसा तरीका मैं बताऊंगा, जैसे आपको एक पेज में कुछ लिख के दिया, इसको पूरा रट लो और अगले दिन आके पूरा मुझे सुना दो, तो ये तरीका क्या हो जाएगा? आपका बैंकिंग मॉडल हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम बैंकिंग मॉडल क्यों बोला गया? क्योंकि बैंकिंग प्रणाली में भी तो यही होता है। बैंकिंग प्रणाली का मतलब क्या? आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक में, आवश्यकता पड़ने पे पैसा निकाल रहे हो। वैसे ही आप रट रहे हो, रटने का मतलब दिमाग में चीजों को डाल रहे हो, आवश्यकता पड़ने पर उनको निकाल रहे हो। समझ आ रहा है? जैसे लॉकर में आप ज्वेलरी रखते हो, पैसा रखते हो, वैसे ही अपने दिमाग रूपी लॉकर में आप चीजों को डाल रहे हो, आवश्यकता पड़ने पर निकाल रहे हो। इसीलिए इस तरीके को क्या बोला गया था? बैंकिंग मॉडल बोला गया था। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या? प्रोग्रामिंग करते समय आप देखें, चरण दर चरण ऐसा प्रोग्रामिंग करते हैं और रिजल्ट पे पहुंचते हैं आप। इसीलिए चरण दर चरण सीखने को क्या बोला गया? प्रोग्रामिंग मॉडल बोला गया। समझ से, अनुभव से सीखना, उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया रचनात्मक मॉडल। अभी टेट के एग्जाम में यही सब भरा हुआ था। प्रोग्रामिंग मॉडल को लेकर प्रश्न आया था, बैंकिंग मॉडल को लेकर प्रश्न आया था, रचनात्मक मॉडल को लेकर प्रश्न आया था, आगमन को लेकर प्रश्न आया था, निगमन को लेकर प्रश्न आया था, मूर्त अमूर्त अवधारणाओं को लेकर प्रश्न आया था। मूर्त का मतलब क्या? जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जिनका भौतिक रूप से आप अनुभव कर सकते हैं। समझ आ रहा है? जिनको आप छू सकते हैं वो क्या है? मूर्त हैं। जिनको आप नहीं छू सकते, जो भौतिक रूप से आप जिनको नहीं देख सकते, जिनका अनुभव नहीं कर सकते, वो क्या है? अमूर्त है। जैसे मैं उड़ान के मूर्त प्रॉपर्टी की बात करूं, उड़ान मान लो संस्थान है, इसके मूर्त प्रॉपर्टी, संपत्ति, उड़ान की मूर्त संपत्तियों की बात करूं मैं, तो ये बोर्ड क्या है? उड़ान की मूर्त संपत्ति। ये कुर्सी, टेबल, चेयर, ये कैमरा, ये पंखा, ये लाइट, ये टीवी, ये सब क्या है? उड़ान की मूर्त संपत्ति। क्योंकि इनको मैं छू सकता हूं, देख सकता हूं, इनका अनुभव कर सकता हूं भौतिक रूप से। ये देखो, पेन रखा हुआ, ये पेन क्या है? उड़ान की मूर्त संपत्ति। ये बोर्ड क्या है? उड़ान की मूर्त संपत्ति। ये कुर्सी, टेबल, कैमरा, एसी, टीवी, सब क्या है? बिल्डिंग क्या है? उड़ान की मूर्त संपत्ति है। अमूर्त क्या है फिर? क्या है? उड़ान। नाम जो है उड़ान का, वो क्या है? उड़ान की अमूर्त संपत्ति है, उड़ान का नाम। समझ आ रहा है? उड़ान का नाम, जैसे उड़ान का नाम है इसीलिए तो आप पढ़ने आए हैं आज। समझ आ रहा है? उड़ान नाम से तो आप पढ़ने आए हैं ना। उड़ान का नाम को मैं चेंज करके कुछ और लिख दूंगा यहाँ, तो एक बार आप सोचेंगे कि यहाँ आया जाए कि नहीं आया जाए। आप उड़ान के नाम के कारण ही यहाँ पे आए हैं। समझ आ रहा है? तो उड़ान का नाम क्या है? उड़ान की अमूर्त संपत्ति है। वो भी तो उड़ान की संपत्ति ही है। यहाँ के फैकल्टीज का जो नाम है, जिस जिस विषय में उनका नाम चलता है मार्केट में, वो नाम क्या है उन फैकल्टीज का? उड़ान की अमूर्त संपत्ति है। ऐसे थोड़े व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे आप। ज्यामिति पढ़ते हैं आप, ज्यामिति। ज्यामिति क्या है? मूर्त अवधारणा है कि अमूर्त अवधारणा है? क्या लगता है आप लोग को? ज्यामिति, ज्यामिति जानते हैं ना? ज्योमेट्री, 1D 2D 3D ये सब पढ़ते हैं। बेलन, शंकु, गोला, ये सब क्या है? मूर्त है कि अमूर्त है? जिनका प्रदर्शन करके मैं पढ़ा पाऊं वो क्या है? मूर्त। जैसे मैं बेलन पढ़ाने के लिए ऐसा दिखा दूंगा कि ये बोतल कैसी है? बेलन के जैसी है लगभग। समझ आ रहा है? जैसे मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा घनाभ, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये फोन क्या है? घनाभ के जैसा है। तो जिनका प्रदर्शन करके पढ़ाया जा सके वो क्या है? मूर्त अवधारणाएं हैं। तो ज्यामिति पढ़ाने की अवधारणा कैसी है? मूर्त है। जिनका प्रदर्शन करके, संतरा ले आऊंगा मैं और बताऊंगा कि ये क्या है? गोला है। तरबूज ले आऊंगा मैं, बताऊंगा ये गोला स्फेयर है। तो जिनका प्रदर्शन करके पढ़ाया जा सके वो क्या है? मूर्त है। तो ज्यामिति की अवधारणा कैसी अवधारणा है? मूर्त अवधारणा है। जबकि बीज गणित कैसी है? अमूर्त। बीज गणित में क्या करते हो? एक अज्ञात एक्स के पीछे आप लोग पागल हो, उसी को निकालते हो। एक्स का वैल्यू इतना आ रहा है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू इतना आ रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पता ही नहीं है क्या चल रहा है, इसका यूज क्या है प्रैक्टिकली,
क्या होता है ये x, क्या होता है ये y, कुछ नहीं पता है। बस इस प्रश्न में x का वैल्यू 2, इसमें 3, इसमें 4, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस कैलकुलेशन कर रहे हो, आंसर निकाल रहे हो। क्या इसका प्रदर्शन करके पढ़ाया जा सकता है? नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो बीज गणितीय अवधारणा कैसी है? अमूर्त अवधारणा। समझ आ रहा है? ज्यामिति की अवधारणा कैसी है? मूर्त अवधारणा। ऐसे सीखेंगे आप, पढ़ेंगे आगे चल के। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन 2023 में यहां से एक भी प्रश्न नहीं आया था। ये भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है कि 2023 में एक भी प्रश्न नहीं आया था, ना वर्ग 3 में ना वर्ग 2 में। 2023 का पेपर देखेंगे तो गणित के पेडागोजी से एक भी प्रश्न नहीं आया था। इवन हिंदी के पेडागोजी से भी एक प्रश्न नहीं आया था, अंग्रेजी के पेडागोजी से भी एक भी प्रश्न नहीं आया था, पर्यावरण के पेडागोजी से भी एक भी प्रश्न नहीं आया था। मतलब जो विषय के शिक्षण शास्त्र हैं, गणित का शिक्षण शास्त्र, हिंदी का शिक्षण शास्त्र, अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र, इनमें से एक भी प्रश्न नहीं आया था। पूरा 30 का 30 प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, पूरा 30 का 30 प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, और वर्ग 2 में पूरा 15 का 15 प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। एक भी प्रश्न शिक्षण शास्त्र का नहीं आया था, ना वर्ग 3 में ना वर्ग 2 में। ये भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात थी। अब देखो 19 में तो आया था, 19 में आया था, 23 में एक भी प्रश्न नहीं था। तो आएगा नहीं आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। टेट में तो डिफाइन कर दिया है ना कि कहां से कितने प्रश्न आएंगे, तो टेट में तो डिफाइन किया हुआ है। जैसे वर्ग 3 की बात करूं मैं, पात्रता परीक्षा की, तो यहां से आते हैं 14 प्रश्न, डिफाइन किया हुआ है। 30 में 14 प्रश्न यहां से टेट में आए थे, देखे भी होंगे। वर्ग 3 का टेट दिए होंगे तो गणित में 14 प्रश्न यहां से पूछे गए। तो टेट का तो डिफाइन किया हुआ है, भर्ती परीक्षाओं में कुछ ऐसा डिफाइन नहीं करता है। भर्ती परीक्षाओं में व्यापम कभी डिफाइन नहीं करता है, तो व्यापम का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कि इसको पूछ ले, हो सकता है इसको पूछे ही ना, लेकिन संभावना बहुत कम है। 2-4 प्रश्न ही पूछेगा, 10-12 प्रश्न तो नहीं पूछेगा। 2-4 प्रश्न ही पूछेगा, यहां से प्रश्न पूछा तो 10-12 प्रश्न तो नहीं पूछने वाला यहां से। तो ये आपका गणित का शिक्षण शास्त्र है। आगे बढ़ेंगे तो वही सब चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ते आए हैं व्यापम की अलग अलग परीक्षाओं में। दशमलव प्रणाली मतलब यूनिट का कन्वर्जन होता है इसमें, यूनिट को सीखते हैं अलग अलग। ये देखिए, लंबाई का यूनिट, क्षेत्रफल का, आयतन का, द्रव्यमान का, अलग अलग जो ये लंबाई हो गया, क्षेत्रफल, भौतिक राशियां जो अलग अलग हैं, इनके यूनिट्स क्या होते हैं वो सीखते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल और आयतन का मतलब ये मत समझना कि 2D और 3D पूरा पढ़ना है। यहाँ पे केवल इनके यूनिट्स की बात कर रहा है, इनकी इकाइयों की बात कर रहा है। क्षेत्रफल का जैसे इकाई क्या होता है? हेक्टेयर बोलते हैं, एकड़ बोलते हैं, मीटर स्क्वायर बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। आयतन का सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर, ये भी तो आयतन का ही है ना। लीटर क्या है? आयतन का ही तो कहीं ना कहीं यूनिट है। इसमें कितना लीटर पानी है, तो ये लीटर क्या है? आयतन का ही यूनिट है। तो उन यूनिट्स को यहां पर पढ़ना है। द्रव्यमान का इकाई क्या होता है, समय का इकाई क्या होता है, लंबाई का इकाई क्या होता है, तो यहाँ पे केवल यूनिट को सीखना है, यूनिट कन्वर्जन है। उसके बाद वही सब बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपको सारे एग्जाम्स में दिखाई देंगे। संख्याएं, इसके बिना तो मैथ्स कभी पूरा होता नहीं है। अलग अलग प्रकार की संख्याओं को कवर करना है। ये देखिए, स्थानीय मान, जातीय मान बहुत आसान होता है। स्थानीय मान का मतलब कौन से स्थान में है। जैसे अगर मैं बोला 5 का स्थानीय मान क्या है, बता देंगे? स्थान कौन सा है? सैकड़ा, तो 500 हो गया 5 का स्थानीय मान। जातीय मान क्या है? स्वयं 5, उसका जात क्या है? स्वयं 5। आसान है बहुत। आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, यहां से व्यापम का पसंदीदा प्रश्न है। ऐसी संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में जमाने बोलेगा। ये देखिए, ऐसी संख्याएं जो होती हैं इनको आरोही और अवरोही क्रम में जमाने बोल देगा। ऐसी संख्याएं आपको देखने को मिली भी थी टेट में। ये देखिए, ऐसी संख्याओं में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये देखिए ये सब पता करने बोल देगा आपको। ऐसी संख्याओं में सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, आरोही और अवरोही क्रम में जमाओ। बार वाले प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। 0.3 बार को P बटे Q में कन्वर्ट करो। तो यहां से साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न से प्रश्न लगातार व्यापम पूछता है। यह पसंदीदा चैप्टर है व्यापम का हर एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे और क्या क्या चैप्टर से देखिए, बॉड मास रूल, यहां से प्रश्न आता है। वर्गमूल निकालने की विधियां, भाग विधि, गुणनखंड विधि, दोनों। एलसीएम एचसीएफ व्यापम का एकदम पसंदीदा चैप्टर, सबसे पसंदीदा चैप्टर है व्यापम का। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक और एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती, इस रिजल्ट पे ही प्रश्न पूछता है। व्यापम का बस इतना ही है इस चैप्टर में, इस रिजल्ट पे ही प्रश्न पूछता आया है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है।
जबकि है बहुत बड़ा चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रश्न, घंटी बजने वाले प्रश्न, सब एलसीएम का एप्लीकेशन है। फ्लोर पे आपको टाइल्स बिछानी है, एचसीएफ का एप्लीकेशन है ये। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेकिन व्यापम का केवल यही है, व्यापम इसी चीज को पूछता है, हर बार इसी चीज को पूछता है, इसी को घुमा फिरा के पूछते रहेगा। अभी मंडे संडे के एग्जाम में भी पूछा था इसको। वर्ग 3 में देखे होंगे पेपर में, ये रिजल्ट दिया था, ऐसा कुछ पेपर में आया था, याद है किसी को? वर्ग 3 का पेपर दिए होंगे तो इसी चीज को पूछा था, रिजल्ट क्या है ये पूछा था, कौन सा ऑप्शन सही रिजल्ट को बता रहा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और उन्हीं के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एक रिजल्ट निकलता है, इसी के इर्द गिर्द व्यापम प्रश्न पूछता है। उसके बाद देख सकते हैं औसत, ये तो पढ़ना ही होता है आपको हर एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे तो प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, केवल साधारण ब्याज है, अनुपात समानुपात है, चाल समय दूरी है। आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये जियोमेट्री वाला सेक्शन आ जाएगा, ये थोड़ा सा जियोमेट्री का सेक्शन है। ज्योमेट्री के सेक्शन में 2D आकृतियां पढ़नी है सहायक शिक्षक के लिए। 2D आकृतियां कहने का मतलब त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है और वृत्त पढ़ना है। अलग अलग प्रकार के त्रिभुज, अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज और वृत्त में अर्धवृत्त क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, चाप की लंबाई, ये सब सीखेंगे आप। तो 2D आकृतियां, अच्छा 2D आकृतियां जो स्पेस घेरती है ना, उसी को क्षेत्रफल बोल देते हैं। 2D आकृतियां जो स्पेस घेरती हैं उसी को क्षेत्रफल बोल देते हैं आप। तो क्षेत्रफल का मतलब 2D आकृतियां पूरा पूरा कवर करना है आपको। ये देखिए लिखा है क्षेत्रफल और परिमाप। उसके बाद 3D आकृतियों में आपको दो ही आकृतियां पढ़नी है, एक घन और दूसरा घनाभ। इन्हीं दो से प्रश्न पूछता है, घन और घनाभ से। क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये दो आकृतियां 3D में पढ़नी है। 3D आकृतियां जो स्पेस लेती हैं उसको क्या बोल देते हैं आप, आयतन बोल देते हैं। उसके बाद समय और कार्य का थोड़ा सा एप्लीकेशन है। ये सहायक शिक्षक का सिलेबस है, छोटा सिलेबस है सहायक शिक्षक का, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज देखने को नहीं मिला आपको, इसमें रेखा और कोण देखने को नहीं मिला, रेखा और कोण मतलब लाइन एंड एंगल, ये देखने को नहीं मिला। 3D में बेलन, शंकु, गोला, ये सब देखने को नहीं मिला आपको। बेलन, शंकु, गोला, ये कुछ भी देखने को नहीं मिला आपको। ज्योमेट्री का पोर्शन यहाँ पे कम है, 2D आकृतियों पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, 3D आकृतियों में घन और घनाभ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सहायक शिक्षक के लिए गणित का सिलेबस देख सकते हैं, गणित का शिक्षण शास्त्र हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो ये बेसिक चैप्टर्स जो कि है व्यापम के हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चाल समय दूरी, अनुपात समानुपात, ये लगभग सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो सहायक शिक्षक का सिलेबस है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका, चिंता मत करिए, देखते जाइए अभी बस। वर्ग 2 की बात करूं तो वर्ग 2 का सिलेबस बहुत ज्यादा है, मतलब अनावश्यक चीजें डाल दी गई हैं जिसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। इतना इतना सिलेबस रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी जितना वर्ग 2 में रखा गया है। देखिए वर्ग 2 में सिलेबस में क्या क्या है, देखिए वर्ग 2 का गणित में क्या क्या है। तो ये तो पूरा वही है गणित का शिक्षण शास्त्र, जो वहां पे इकाई 1 और 2 था, ये देखिए जो इकाई 1 और 2 था ना, उसी को मर्ज करके यहाँ पे क्या कर दिया गया है, देखिए इकाई 1 और 2 इसको मर्ज करके यहाँ पे क्या कर दिया है, पूरा का पूरा एक इकाई बना दिया है। तो इकाई 1 और 2 जो था सहायक शिक्षक में, उसी को मर्ज करके पूरा एक इकाई बना दिया है। वही चीजें पढ़नी है, देखो वही सब चीजें हैं, मूर्त अमूर्त अवधारणा, बैंकिंग मॉडल, ये देखिए वही है पूरा, प्रोग्रामिंग, रचनात्मक, वही सब चीजें हैं। आगमन निगमन, गणित की प्रकृति, गणित का स्वरूप, सब वही है, मतलब ये गणित का शिक्षण शास्त्र है। 2023 में एक भी प्रश्न नहीं आया था, ध्यान रखिएगा, यहाँ से 19 में आया था। जबकि टेट का सिलेबस देखेंगे तो डिफाइंड है, 30 में से 5 प्रश्न आते हैं टेट में, यहां से डिफाइंड है एकदम, 5 प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहां पर बहुत सारा पढ़ना है आपको। श्रेणियां, श्रेणी में आपको समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी पढ़नी है, जो कि सहायक शिक्षक में नहीं था। समीकरण, समीकरण में आपको सरल एक घातीय मतलब लीनियर इक्वेशन पढ़ना है आपको। लीनियर इक्वेशन, ये देखिए लीनियर इक्वेशन का मतलब, ये देखिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये भी क्या है, देखो ये भी तो लीनियर इक्वेशन ही है। ये भी रैखिक समीकरण, ये भी रैखिक समीकरण, ये एक चर वाला और ये क्या है, दो चर वाला। समझ आ रहा है, ये एक चर वाला है और ये दो चर वाला। रैखिक या लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें चर राशि की घात क्या होती है, एक।
चर राशि किसको बोलते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या है? चर राशियां, जिनका मान प्रश्न के हिसाब से बदलता रहे उसी को बोलते हैं चर, वेरिएबल्स। जैसे किसी प्रश्न में x का मान 4 आया, किसी में x का मान 5 आया, किसी में और कुछ आया, किसी में और कुछ आया, तो जिनका मान प्रश्न के हिसाब से बदलता रहता है उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, चर राशि। अचर का मतलब क्या होता है? नॉन वेरिएबल्स। जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है? अचर। 4 मतलब 4, वो कहीं भी रहे, किसी भी प्रश्न में रहे, 4 को 4 ही बोलोगे आप, 5 को 5 ही बोलोगे। तो रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? वह समीकरण जिसमें चर राशि की घात 1 होती है। तो ये रैखिक समीकरण क्योंकि चर राशि की घात क्या है? 1। ये भी रैखिक समीकरण क्योंकि इसमें चर राशि की घात क्या है? 1। इसको एक चर वाला बोलेंगे और इसको दो चर वाला। ये एक चर वाला है और ये है दो चर वाला। कैसे प्रश्न आते हैं? समीकरणों को सॉल्व करने वाले प्रश्न आते हैं। बचपन में ऐसा पढ़े होंगे, दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं दो चर वाले। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों के कितने हल होंगे? इन दोनों रैखिक समीकरणों के कितने हल होंगे? पढ़े हैं बचपन में, ग्राफ अगर एक पॉइंट पे कट करता है तो एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होते हैं। ग्राफ अगर ऐसा पैरेलल हो गया, कट ही नहीं किया, तो कोई हल नहीं होगा। ग्राफ अगर एक के ऊपर एक ऐसा ओवरलैप हो गया, इसका मतलब अनंत हल होगा। तो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को देख के आप बताएंगे कि एक सिंगल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, कि अनंत हल होंगे। रिजल्ट आता है, उसको देख के बताएंगे आप। व्यापम का एकदम पसंदीदा प्रश्न रहा है ये, दो दो प्रश्न तक पूछा है व्यापम अपने परीक्षाओं में यहां से, और बहुत आसान होता है। आपको रिजल्ट को याद रखना है, रिजल्ट याद रहेगा तो आप बता देंगे, दो समीकरण दिए रहेंगे उसके कितने हल होंगे। तो ये सब सहायक शिक्षक में नहीं है। श्रेणियां, समीकरण, गुणनखंड, गुणनखंड निकालने वाले प्रश्न, बीजीय व्यंजक, घातांक, घातांक के नियम, जैसे ये देखिए इस प्रकार के नियम बचपन में आप पढ़े होंगे। आधार समान है तो घात जुड़ेगा, पढ़े ना ऐसा? आधार समान है तो घात क्या होगा? घटेगा। इस प्रकार के नियम, घात का घात क्या होगा? मल्टीप्लाई, पढ़े ना ऐसा? घात का घात क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब घात का पूरे का घात लगा हो तो घात आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं 2 का घात 4, पूरे का घात 3, कितना हो जाएगा? 2 का घात कितना हो जाएगा? ये 12। अच्छा, इन दोनों में अंतर है कि सेम है? एक ये लिखा मैं और एक ये लिखा मैं, दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग है कि सेम है? बताओ ऑनलाइन में, दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ये कितना आएगा फिर? 8 का पावर 3 हो जाएगा। क्या? मतलब 16। ठीक। पहले 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना? 64। 4 चौको 16, चौको 64। तो ये क्या है? 2 का पावर 64 है, और ये क्या है? 2 का पावर में 12 है। समझ आ रहा है? ये जो बचपन से नियम पढ़ते आओ ना, घात का घात मल्टीप्लाई होगा, वो तभी जब x का पावर m होल टू दी पावर क्या? n, ब्रैकेट लगा होगा। ब्रैकेट का मतलब होल टू दी पावर, पूरे का पावर n, तभी पावर आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो पावर आपस में तभी मल्टीप्लाई होगा जब होल टू दी पावर क्या होगा? n होगा। तो x का पावर m होल टू दी पावर n, तभी पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ये और ये दोनों अलग अलग हैं। बड़ा कौन है? ये बड़ा है, क्योंकि ये क्या है? 2 का पावर 64 और ये क्या है? 2 का पावर 12। पढ़ेंगे सारी बातों को। तो घातांक के नियम में आप घातांक के सारे नियम को देखेंगे। तो ये जितने भी चैप्टर्स आप देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सहायक शिक्षक में डायरेक्टली नहीं थे, यूज तो आप कर ही लेंगे। ये सब वही है जो सहायक शिक्षक में लिखा था। साधारण ब्याज या सरल ब्याज, यहाँ पे एक और ऐड कर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे एक और ऐड कर दिया है। बाकी वही है, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, सब वही है, देख सकते हैं। चाल, समय, दूरी, सब वही है जो सहायक शिक्षक में था। और ये कॉमन चैप्टर है, प्रतिशत, लाभ हानि, चाल, समय, दूरी, ये कॉमन चैप्टर हैं जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अनुपात, समानुपात एकदम कॉमन चैप्टर है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा है, देखिए ज्योमेट्री का सेक्शन में यहाँ पर रेखा और कोण है। रेखा और कोण का मतलब हो जाएगा 1D आकृति। रेखा और कोण 1 डायमेंशनल आकृति, अलग अलग प्रकार की रेखाएं, समानांतर रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है,
अलग अलग प्रकार के कोण, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, सुने हैं सब, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, इसके अलावा सह अंतः कोण, सारे कोणों को पहचानना सीखेंगे आप रेखा और कोण में। यहां से प्रश्न बनता है। इसके बाद 2D आकृति यहां पर पूरा कवर करना है। 2D आकृतियों का मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त पूरा कवर करना है। त्रिभुज में विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, चतुर्भुज में आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सब कुछ कवर करना है। 3D आकृतियों को यहां पर पूरा कवर करेंगे अपन। 3D आकृतियों को पूरा कवर करेंगे। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, सब कुछ कवर करेंगे आप। तो ज्योमेट्री का पोर्शन यहां पर ज्यादा है। इसके अलावा त्रिभुजों की सर्वांग समता भी है। ये देखिए, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, समरूप कब होंगे, ऐसा पढ़े होंगे आप बचपन में। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता भी है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय को भी कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय। इतना ज्योमेट्री का सेक्शन है और ज्योमेट्री आता भी है। आप देखे होंगे अभी शिक्षक का जो पात्रता परीक्षा हुआ है वर्ग 2 का, उसमें 30 में से 10 प्रश्न आए हैं। यहां से 30 में से 10 प्रश्न आपके इसी सेक्शन से आए हैं। ये जो पेज है ना, इसी पेज में से 30 में से 10 प्रश्न आए हैं। अभी जो पात्रता परीक्षा हुआ है वहां पर 30 में से 10 प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बात करेंगे इस पे आगे चल के। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और सिलेबस में है, ये भी है सिलेबस में। ये पूरा का पूरा सांख्यिकी है। इसमें पूरा डीआई कवर करना है आपको। डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या, जिसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब वृत्त चित्र, ऐसा आता है ना प्रश्न, सेक्टर कट कर देता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है, पेपर में देखे होंगे। दंड आलेख, दंड आलेख का मतलब क्या होता है, बार ग्राफ, ऐसा दंड आलेख बनाता है। ये भी तो आया था टेट में भी, ऐसे दंड आलेख बनाता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है। लेखा चित्र, लेखा चित्र का मतलब होता है लाइन ग्राफ, ऐसे लाइन ग्राफ बनाकर डेटा को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है सारणियन, इसको भी देखेंगे। सारणियन का मतलब होता है टेबुलेशन, ऐसा टेबल के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये तो हो गया पूरा डीआई। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, मीन, मीडियन, मॉड और रेंज, इसको पूरा कवर करना है। माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। माध्य का मतलब औसत ही होता है देखा जाए तो। माध्यिका मीडियन बोलते हैं, बहुलक मॉड बोलते हैं, परिसर मतलब रेंज। और इसमें आपको सारे केसेस भी पढ़ने हैं। सारे केसेस का मतलब जैसे डेटा वर्ग अंतराल में दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे। जैसे प्रश्न आया था एक, 0 से 10 फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, 10 से 20, तो यहां पर कैसे निकालेंगे, माध्य, माध्यिका, बहुलक। डेटा नॉर्मल होगा, जैसे इस प्रकार का डेटा अगर दिया है तो यहां पर कैसे निकालेंगे, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर। सारे केसेस को देखना है। देखिए, बारंबारता, बंटन सारणी, इतना है सिलेबस में आपके। सीजीपीएससी प्री और मेंस का मिला दीजिए, 2-4 टॉपिक छोड़ दीजिए बस। जैसे आयकर की गणना हो गया, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन, वो नहीं है यहाँ पर। अब वो कैसे रहेगा, उसमें तो पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है, मतलब पूरा का पूरा इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, वो नहीं है इसमें। बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग का मतलब बचत खाता, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। और वैदिक मैथ्स नहीं है, गणितज्ञों की जानकारी नहीं है। बस इतना छोड़कर सीजीपीएससी प्री और मेंस में जितना गणित बच्चे पढ़ते हैं वो पूरा गणित है, कुछ नहीं छूट रहा है इसमें, सब कुछ पढ़ना है। छूटने के नाम पे एक चैप्टर इसमें छूट गया है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ नहीं है इसमें, ये वाला चैप्टर इसमें लिखा नहीं है। लेकिन ये ऐसा चैप्टर है कि इसके बिना गणित आप पढ़ ही नहीं सकते। बिना एलसीएम के गणित हिलेगा ही नहीं आपसे, हर जगह पे एलसीएम घुसेगा। बिना एचसीएफ के गणित को समझ ही नहीं पाएंगे आप, इसके बिना तो गणित कभी कंप्लीट ही नहीं होगा आपका। तो वर्ग 2 का गणित पढ़ लिए, मतलब आप व्यापम का किसी भी एग्जाम का गणित तैयार कर चुके हैं। आरआई का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो, मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अगर मैं आपको हॉस्टल वार्डन का गणित दिखाऊंगा तो कितना है बता रहा हूं उसमें, हॉस्टल वार्डन के गणित में क्या क्या देखना, ये कुछ नहीं है, ये खत्म कर दो पूरा, इसमें एक भी नहीं है। इस पेज में से भी कुछ नहीं पढ़ना है आपको।
हॉस्टल वार्डन के लिए बता रहा हूं व्यापम ने कितना गणित रखा है, शिक्षक भर्ती के लिए कितना रख दिया है। दोनों पेज छोड़ दीजिए, दोनों पेज में से कुछ नहीं आएगा, ये वाले पेज में से आएगा। ये वाले पेज में से क्या क्या आएगा? हॉस्टल वार्डन में साधारण ब्याज है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, चाल समय दूरी है, एक और टॉपिक में यहां लिख देता हूं औसत, एक और टॉपिक में यहां लिख देता हूं एलसीएम एचसीएफ। देखो इतना है, समझा रहा हूं। एक ये टॉपिक है, एक ये टॉपिक है, एक ये टॉपिक है, एक ये टॉपिक है, और ये टॉपिक्स हैं प्लस इतना, बस इतना ही लिखा है। इतना सिलेबस है। सोचो हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में और आप लोग का शिक्षक भर्ती में वर्ग 2 में कितना वेटेज है, कितना सिलेबस है। तो शिक्षक भर्ती का वर्ग 2 का अगर आपने मैथ्स को तैयार कर लिया है तो व्यापम का किसी भी एग्जाम का मैथ्स देने के लिए आप कहीं ना कहीं तैयार हैं। किसी भी एग्जाम का, आरआई पटवारी में देख लो, इससे बाहर कुछ नहीं है भाई। आरआई पटवारी में 30 प्रश्न का वेटेज है 150 में। वर्तमान में जो पैटर्न है, आरआई का एग्जाम देखेंगे, पटवारी का एग्जाम देखेंगे, तो आरआई और पटवारी में आप देखेंगे तो मैथ्स का 150 में 30 प्रश्न बनता है। ये आगे चल के 100 नंबर का होना तय है। तो मैथ्स कहीं ना कहीं 25 नंबर का मिलेगा 100 में, आपको 25 नंबर का कंफर्म मिलेगा। 100 में 25 नंबर का गणित बहुत बड़ा वेटेज हो गया। 100 में 25 आना मतलब पूरा का पूरा वो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को डिसाइड कर देगा। 100 में 25 नंबर का वेटेज मतलब पूरा का पूरा आपको रिजल्ट को डिसाइड करेगा गणित। फिर तो गणित का वेटेज व्यापम की परीक्षाओं में है, और व्यापम की परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में अगर आपको एग्जाम निकालना है तो फिर गणित को तैयार करना पड़ेगा आपको। बिना गणित के भर्ती परीक्षाओं में आपका रैंक अच्छा नहीं हो पाएगा। कि गणित ऐसा विषय जो बहुत आगे ले जाता है आपको, या तो बहुत पीछे धकेल देता है। फिर ऐसा विषय है ये, या तो बहुत आगे ले जाएगा आपको दूसरे बच्चों से, या तो बहुत पीछे धकेल देगा आपको। तो गणित को तैयार करना ही पड़ेगा, चाहे आप वर्ग 3 वाले हो, चाहे वर्ग 2 वाले हो। एसएसटी वाले हो तो आगे चलकर हो सकता है आपको गणित देना ही ना पड़े, हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है ये। लेकिन गणित और विज्ञान वाले हो तो बहुत ज्यादा गणित और विज्ञान को तैयार करना पड़ेगा आपको। एसएसटी वाले अगर हैं तो आगे चलकर हो सकता है वर्ग 2 के लिए आगे चलकर हो सकता है गणित आपको ना देना पड़े, हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है। कंपलसरी भी सारे विषय कर सकता है। इतना सिलेबस है आपका, इसको अपन तैयार करेंगे और नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। आप नोट्स में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अभी टेट का पेपर उठा के देखिएगा और मेरे नोट्स को देखिएगा, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। नोट्स में तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगा ही, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा ही। हर 2 3 4 लेक्चर के बाद प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नोट्स और प्रैक्टिस सेट, इससे बाहर जाना ही नहीं है आपको। कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करना है, नोट्स और प्रैक्टिस सेट को लेके चलिए। एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलेगा, किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। व्यापम का दायरा पता है मेरे को, क्या पूछता है, कैसा पूछता है, तो नोट्स से ही मिलेगा। प्रैक्टिस सेट को लास्ट में नहीं करोगे ना तो भी काम चल जाएगा, ये तो आपके प्रैक्टिस कैलकुलेशन को तेज करने के लिए होता है। नोट्स को प्रॉपर लेके चलिए, आपका काम नोट्स से ही चल जाएगा। तो कल से स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर संख्या पद्धति। ये पूरा सिलेबस पे बात किया हुआ आज, गणित में क्या है, कैसे पढ़ना है, संभावना क्या है सिलेबस के बदलाव की, ये सारी बातचीत किया हूं। चलिए अब जो मन में डाउट्स हैं वो पूछिए, किसी के भी होगा तो कुछ। सीडीपी लगेगा, प्रदीप सर लेंगे सीडीपी की क्लास को। अभी उनका मेंस का एग्जाम चल रहा है तो अभी वो 2-3 दिन बिजी हैं उसमें बस। तो सीडीपी की क्लास आपकी लगेगी, शायद आज इंग्लिश की क्लास है आप लोग की, शायद इसके बाद इंग्लिश की क्लास मेरे ख्याल से है। सीडीपी की क्लास आप लोग की लगेगी, लेकिन अभी प्रदीप सर उसमें मेंस में बिजी हैं तो प्रदीप सर लेंगे, आगे चल के लेंगे क्लास। आज शायद मैथ्स की है, इंग्लिश की है और एक आध विषय और देख लीजिएगा क्या लगा है, लेकिन आगे चल के सीडीपी की क्लास भी लगेगी आपकी। प्रदीप सर लेंगे क्लास को, 2-3 दिन के बाद आएंगे वो। अभी मेंस का दूसरा दिन है, 2 दिन और रहेगा मेंस के बाद। यहां तक कुछ प्रश्न है किसी के मन में? 2023 का एग्जाम दिए होंगे ना? टेट तो सबका क्वालिफाई है, सभी का। कोई अभी रिजल्ट का वेट कर रहा है? रिजल्ट के वेट करने वाले कोई है क्या? अभी रिजल्ट का वेट अभी दिए थे संडे वाला एग्जाम, जब हो गया तो क्यों दिए थे फिर? बढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस को। निकल रहा है ना सबका टेट का एग्जाम, तो क्योंकि टेट निकलेगा तो ही आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शिक्षक भर्ती परीक्षा आपको अगले 7-8 महीने के अंदर दिखेगी ही, कंफर्म है। क्योंकि 3 साल में बोला गया है, 3 साल में 2 चरणों में भर्ती करनी है। अब 3 साल में 2 चरणों में अगर भर्ती करनी है तो कंफर्म है कि 6-7 महीने के अंदर आपको पहला चरण दिखाई देगा, पहला चरण आपको दिखाई देगा।
6-7 महीने में। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि 2016 में, 2014 में, 2015 में हमने निकाला है टेट का एग्जाम, तो वैलिड है सब वैलिड है। 2011 के बाद जब भी निकाले हैं सब वैलिड रहेगा। बीएड में एडमिशन ले लिए हैं, डीएड में एडमिशन ले लिए, उसके बाद बस निकला होना चाहिए। भले आज एडमिशन लिए और कल एग्जाम निकाले तो भी चलेगा, वो एडमिशन के बाद ही निकलना चाहिए आपका एग्जाम। 2016 में निकाले होंगे तो वैध है, वो ध्यान रखिएगा। आदेश पारित किया था, उसके बाद आजीवन वैध रहेगा। पुराने भी आपने अगर निकाले हैं एग्जाम तो आजीवन वैध रहेंगे वो। 16 में निकाले, इस बार फेल हो गए तो भी 16 वाला वैध रहेगा। ऐसे भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों के कि 16 में निकाले थे, इस बार फिर से दिए, इस बार फेल हो गए तो 16 वाला तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो 16 वाला आजीवन वैध है आपका, इस बार फेल हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज से पहले कभी भी आपने सीजी टेट का एग्जाम निकाला है तो वो वैध है आजीवन। तो टेट निकला होना चाहिए, क्योंकि अभी सीजी टेट हुआ है, सी टेट होने वाला है। इसके बाद शिक्षक भर्ती से पहले संभावना नहीं है कि फिर से सीजी टेट होगा, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। ये सीजी टेट का एग्जाम शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख के ही ऑर्गेनाइज किया गया था। याद तो होगा आप लोगों को, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के पास गए थे बच्चे, शिक्षक भर्ती का माहौल बन गया था कि होने वाला है होने वाला है, तो फिर बच्चे गए थे शिक्षा मंत्री के पास में कि पहले सीजी टेट का करा दीजिए कुछ जुगाड़, उसके बाद ही आप शिक्षक भर्ती परीक्षा लीजिए। तब उन्होंने व्यापम को बोला था कि पहले सीजी टेट का एग्जाम लो, उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करेंगे। तो ये सीजी टेट का एग्जाम शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख के ही लिया गया था। तो 6-7 महीना के अंदर मान के चलिए, 6-7 महीना के अंदर आपको दिखाई देगा विज्ञापन इसका शिक्षक भर्ती परीक्षा का, क्योंकि 2 चरणों में 3 साल के अंदर 33,000 पदों पर भर्ती करनी है इसको। अब 2 चरणों में करनी है तो एक चरण तो जल्दी ही करेगा ना, 6-7 महीना के अंदर, तभी तो उसका एग्जाम लेगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, उनको अपॉइंट करेगा, तब जाके दूसरा चरण ऑर्गेनाइज कराएगा वो। तो आपको 6-7 महीना के अंदर दिखाई देगा, और लगभग 6 महीना, कम से कम 6 महीना लगता है सिलेबस को पूरा करने में, ध्यान रखिएगा। 1 महीना 2 महीना वाला सिलेबस नहीं है ये। देख तो रहे हो कितना बड़ा सिलेबस है यार, अननेसेसरी चीजों को डाल दिया है, इतना इतना पढ़वा रहा है। इतना तो पीएससी में नहीं पढ़वाता वो। पीएससी से बड़ा सिलेबस है शिक्षक भर्ती परीक्षा का, पूरा सिलेबस को देखोगे तो पीएससी से बड़ा सिलेबस है, पीएससी प्री से बड़ा है ये, सब कुछ पढ़ाना है इसमें। पीएससी प्री से बड़ा सिलेबस है, ध्यान रखिएगा, बड़ा सिलेबस है, 6 महीना कम से कम लगेगा। वैध रहेगा वो बिल्कुल वीरेंद्र। देखिए, वर्ग 3 और वर्ग 2 का अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सेपरेट वर्ग 3 का, सेपरेट वर्ग 2 का, कॉमन चीजों को लेके ही चलेंगे शुरू में। और वर्ग 2 का अगर आपने मैथ्स पढ़ा है, वर्ग 2 में जैसे मैथ्स पढ़ाऊंगा तो शुरू में बेसिक चीजों को पढ़ाऊंगा मैं। और कुछ अलग थोड़ी है कि वर्ग 3 बहुत अलग है, वर्ग 2 बहुत अलग है, वही चीजें तो पढ़नी है आपको। वर्ग 2 में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है आपको। तो जो चैप्टर ऐसे आएंगे जो केवल वर्ग 2 में रहेंगे, मैं अलग से बता दूंगा कि केवल ये वर्ग 2 में ही है। लेकिन गणित ऐसा विषय, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना क्लैरिटी आएगा आपके में, उतना क्लियर होंगे कंसेप्ट आपके। जैसे एपीजीपी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, उसमें नहीं है, सहायक शिक्षक में नहीं है, लेकिन एपीजीपी पढ़ लोगे ना तो बहुत फायदा मिल जाएगा। कैलकुलेशन करने में, औसत को बनाने में बहुत फायदा मिल जाएगा। एपीजीपी अगर आपने पढ़ लिया, सहायक शिक्षक में एपीजीपी नहीं है, लेकिन आपने एपीजीपी को पढ़ लिया है ना, तो फिर ये मैथ्स आपको बहुत आसान कर देता है। समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स जितना लिखा उतना पढ़ो, आप अच्छी से पूरा मैथ्स को पढ़ लो, जो भी आए बनाने के लिए आप सक्षम रहें। तो समस्या नहीं आएगी आपको अलग से कि वर्ग 3 में ये नहीं लिखा था, वर्ग 2 में ये लिखा था। खैर, वर्ग 2 में तो बहुत ज्यादा है। वर्ग 3 का पूरा मैथ्स वर्ग 2 के अंदर समाहित है, देखा जाए तो सारा मैथ्स वर्ग 2 के अंदर समाहित है। लेकिन आप मैथ्स को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना कहीं ना कहीं क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। एपीजीपी को पढ़ने में, जैसे घातांक के नियम पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगा। घातांक के नियम ही नहीं पता तो प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे आगे चल के आपसे। तो वर्ग 2 का गणित अगर आप पढ़ लिए हैं तो कोई भी गणित आप बना सकते हैं, व्यापम का कोई भी गणित आप बना सकते हैं। तो कल से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे ही, हर क्लास का रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगा, हर क्लास का। ये पीडीएफ आपको डेली का मिलेगा ही, रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेगा एग्जाम तक। अभी मान लो जब तक कोर्स चलेगा, जब तक आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेगा ही। उसके बाद 1 महीने बाद एग्जाम है मान लीजिए, तो 1 महीना एक्सटेंड कर देंगे रिकॉर्डिंग्स को। 6 महीने तक मान लो कोर्स चला, उसके 1 महीना बाद एग्जाम है तो 1 महीना एक्सटेंड कर देंगे, 15 दिन एक्सटेंड कर देंगे रिकॉर्डिंग्स को। आपके पास रहेगा, आप रिविजन करते रहिए। तो रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेगा, पीडीएफ आपके पास रहेगा ही। और आवश्यकता पड़ा तो लास्ट में बड़ी बड़ी क्लासेस लगा देंगे, जैसे टेट में लगाए थे अभी 12-12 घंटे की, 10-10 घंटे की क्लासेस लगा देंगे। मैक्सिमम चीजें वहीं से मिल जाती हैं फिर, तो चिंता नहीं करेंगे, कंटेंट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे।
डिलीवर बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। फैकल्टीज बहुत लंबा काम कर चुके हैं इस शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के भी, तो बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा क्वालिटी मिलेगा, उसमें कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम लोग। कंटेंट और क्वालिटी बहुत शानदार मिलेगा आपको। और रेगुलर आइए, क्लास को अटेंड करिए, कहीं पे डाउट आ रहा है तो फैकल्टी से बातचीत करिए। कल से स्टार्ट करेंगे अपन पहला टॉपिक। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए कल मिलते हैं।